Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda. We are proceeding with our chapter 1 sets related to class 11 and we are with our exercise 1.5 of NCERT. Question third it is, taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complements of the following sets. हमको इन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स लिखना है. इससे पहले 6th क्वेश्चन तक हम कर चुके थे थर्ड के, ये 7th क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन में हम इसको सपोज, क्योंकि शुरू के 6 क्वेश्चन में हमने A, B, C, D, E, F लिया था, तो इसको हम G ले लेते हैं इस सेट को. तो G इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब. तो इसके कॉम्प्लीमेंट में, जैसा कि आप जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट में हम क्या लिखते हैं, जो इसमें है वो नहीं लिखते हैं. तो जो इसमें जो है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब. तो अब हम लिखेंगे एक्स इज सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन एंड, क्यों एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन इसलिए लिखना है क्योंकि हमको यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट दे रखा है. तो एक्स कुछ इस प्रकार से है कि एक्स बिलोंग्स टू एन या एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन, एक्स एन का एलिमेंट है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, और ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. यही हमारा सॉल्यूशन होगा इसके लिए, जी वाले सेट के लिए. अब इस सेट को हमने सपोज H नाम दिया, 8th वाले को. H एक सेट है जो कि x इज सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8. तो यहाँ हम रफ में इसको सॉल्व कर लेते हैं. x प्लस 5 इज इक्वल टू हम 8 लेते हैं अगर, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 8 माइनस 5. तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. तो चूंकि इसमें x इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट में हम क्या लिखते हैं, जो इसमें नहीं है. कॉम्प्लीमेंट में हम क्या लिखते हैं, जो इसमें नहीं है. तो यहाँ तो x इज इक्वल टू 3 है, तो हमारा आंसर में क्या आएगा कि h डैश दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ h इज x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ n एंड x इज नॉट इक्वल टू 3. यहाँ पर हम लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू 3. अगर ये बाय मिस्टेक x इज इक्वल टू 3 भी लिखा है तो किसी टाइप की मिस प्रिंटिंग शायद आपके आंसर शीट में हो सकती है. तो ये x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ n एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें x इज इक्वल टू 3 आया है हमारा आंसर. इस वाले पार्ट में x इज इक्वल टू 3 आया है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में हम क्या लेते हैं, जो ये नहीं है. तो x केवल 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के हम इसमें लिख सकते हैं. तो ये मैंने इसको रफ में आपको सॉल्व करके बताया. ऐसे ही ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको मान लो हमने I नाम दिया, ये I कोई सेट है. तो यहाँ पर हमको 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 दे रखा है. तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5. तो 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू 4/2, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी. मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो हमारे आंसर में हम क्या लिखेंगे, x इज नॉट इक्वल टू 2. तो I डैश में हम लिखेंगे, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं हम, तो x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ n एंड x इज नॉट इक्वल टू 2. ये इसके कॉम्प्लीमेंट में हमको लिखना होगा. क्यों, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स केवल इसको छोड़ करके. तो यहाँ पर तो हमारा 2 आया है, तो 2 को छोड़ करके बाकी के सारे नेचुरल नंबर जो रहेंगे वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे इस सेट के. अब इसके बाद में 10th क्वेश्चन जो है, इसमें हमने सेट J असाइन किया इसको सपोज. तो यहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि ये x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 दे रखा है. तो फिर हम क्या लिखेंगे, J डैश में यहाँ हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ n एंड x इज लेस देन 7. हम क्या लिखेंगे यहाँ, x इज लेस देन 7. क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 वाला पार्ट जो है वो इसमें सेट, इस सेट में दे रखा है. तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट में जो 7 से छोटा है वो. तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 7 से छोटे नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर मतलब हम चाहते तो यहाँ पे ये भी लिख सकते थे 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से लेकर के 6 तक के सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड होंगे, बाकी के एलिमेंट्स इसमें नहीं आएंगे. या लेस देन 7 भी लिख सकते हैं. तो ये दोनों आंसर हमारे सही होंगे. अब इसको मान लीजिए हमने K असाइन किया इस सेट को, जिसमें कि लिखा है x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ n एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन
10। तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस 1 यहाँ हमने लिखा ग्रेटर देन 10, इसको रफ में सॉल्व कर लीजिए आप। तो 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1 हो जाएगा। तो 2x जो है वो ग्रेटर देन 9 होगा, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन्स x जो है वो ग्रेटर देन 9/2 है। मतलब इसमें x इज ग्रेटर देन 9/2 है, तो हमको लेस देन या इक्वल टू 9/2 वाले सारे एलिमेंट जो रहेंगे वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x शुड बी लेस देन 9/2। लेस देन 9/2, इक्वल टू 9/2 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो हमने लेस देन 9/2 लिखा। मतलब चूंकि यहाँ पर ग्रेटर देन 9/2 की वैल्यू होती है 4.5, तो 4.5 से छोटी सारी वैल्यूज ले सकते हैं। मीन्स क्या क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम इस आंसर को ऐसे छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 3 के ये सारे पार्ट्स सॉल्व हो गए। Now see our question number 4. If universal set is having these elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Set A is having these elements 2, 4, 6, 8. And set B is having elements 2, 3, 5, 7. Now what we have to find? We have to verify here. We have to verify here that A union B whole dash means whole complement is equal to A complement intersection B complement, and in second question we have to prove A intersection B complement is equal to A complement union B complement. So in first question, first of all we have to proceed with our first question. In first question, LHS is equal to A union B whole dash. So for finding A union B whole dash हमको क्या करना पड़ेगा, पहले A यूनियन B निकालना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि हम इसमें पहले A यूनियन B को कैलकुलेट कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमको क्या प्रूव करना है वो हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि A यूनियन B का होल डैश, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज A डैश इंटरसेक्शन B डैश। नाउ लेट अस फाइंड A यूनियन B। अब हम A यूनियन B निकालते हैं। A यूनियन B मीन्स A और B में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब लिखेंगे, लेकिन किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखेंगे। दैट इज कॉल्ड यूनियन। तो हमको A और B का यूनियन निकालना, पहले A और B के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं यहाँ। 2 4 6 8 यूनियन 2 3 5 7। जब हम इसका यूनियन निकालते हैं तो हमको A यूनियन B में सारे एलिमेंट्स A और B के लिखना पड़ेंगे। दैट इज 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पर 2 दोनों में था तो हमने एक ही बार लिखा है। इसको 2 बार रिपीट करके नहीं लिखते। तो 2 then 3 then 4 then 5 then 6 then 7 then 8। तो ये हमने 2 3 4 5 6 7 8 ये A यूनियन B में लिखा। तो अब LHS हमारा जो है वो हम निकाल सकते हैं A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट, जो A यूनियन B में नहीं है उसको छोड़ करके यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स। मीन्स A यूनियन B का डैश जो है उसमें हम लिखेंगे 1,9। आई थिंक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि A यूनियन B में जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ करके हमने यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिखे, तो 1,9 आएगा इसमें। तो 1,9 A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में, मीन्स ये LHS पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब RHS सॉल्व करने से पहले हमको A कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो A कॉम्प्लीमेंट मतलब A के एलिमेंट्स को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स। A में क्या क्या है, 2 4 6 8 है। तो इसको 2 4 6 8 को हमको नहीं लिखना है, मीन्स हमको 1 लिखना है, 3 लिखना है, 5 लिखना है और 6 उसमें है, 7 लिखना है, 8 उसमें है, तो 9 लिखना है। तो ये जिस पर मैंने टिक किए ये सारे एलिमेंट्स A के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। मीन्स व्हाट वी हैव टू राइट हियर, सी व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट 1, 3, 5, 7, 9। हमने क्या एलिमेंट्स लिखे जो A में नहीं थे।
ए में नहीं थे वो क्या क्या हैं 1 3 5 7 9, क्योंकि इसमें 2 4 6 8 दे रखे थे तो उनको छोड़ करके हमने ए डैश में यूनिवर्सल सेट के बाकी के सारे एलिमेंट्स लिख लिए। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, नाउ वी हैव टू फाइंड बी डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो अब हम जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालेंगे तो बी के एलिमेंट्स को छोड़ करके हम यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। तो बी में 2 3 5 7 है, तो 2 3 5 7 को छोड़ करके मीन्स 2 3 को छोड़ दिया, फिर 4 को लिया, 5 को छोड़ दिया, 6 को लिया, 7 को छोड़ दिया, 8 और 9 को लिया। तो हम इसमें क्या लिखेंगे 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9 मीन्स हमने बी कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखा, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ। वी हैव टू राइट ऑल दोज एलिमेंट्स, हमको वो सारे एलिमेंट्स लिखना है जो बी में नहीं है, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स लिखना है जो बी में नहीं है। व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन बी। तो वो सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए 1 4 6 8 9। अब जब हम इसका RHS जो है वो सॉल्व करेंगे तो RHS में हमारे पास क्या दिया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है, जैसे सपोज मैंने यहाँ 1 3 5 7 9 लिखा और इसके साथ में इंटरसेक्शन किया किसका 1 4 6 8 9 का। तो हमको इसमें इंटरसेक्शन में क्या एलिमेंट्स लिखना होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ ये पहले, जो इसमें और इसमें दोनों में होते हैं उन एलिमेंट्स को लिखना है। तो 1 और 9 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका आंसर क्या होगा 1 9। तो इससे प्रूव हो जाता है कि LHS इज इक्वल टू, देखो LHS हमने सॉल्व किया था वो 1 9 था और RHS भी 1 9 आ गया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS, because LHS is equal to RHS, therefore hence proved। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। इसके सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। और मैं आपको फिर से मेमोराइज करने के लिए याद दिला देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि ये जो दोनों पढ़े थे हमने, डी मॉर्गन्स लॉ जो है, मैंने आपको इससे पहले इस एक्सरसाइज से पहले आपको लॉज सिखाए थे, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ हैं दोनों। तो हम यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ को क्वेश्चन में अप्लाई करके प्रूव करके बता रहे हैं। तो यहाँ हमको सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी की ज़रूरत लगेगी, तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। मीन्स हम ए के सारे एलिमेंट्स पहले यहाँ लिख लेते हैं 2 4 6 8 और फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर इसके बाद में 2 3 5 7। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, वो एलिमेंट्स लिखना हमको ए इंटरसेक्शन बी में जो दोनों में हो। तो 2 दोनों में है और कोई सा एलिमेंट इनमें दोनों में नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट आया वो आया 2। ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट आया वो एलिमेंट है 2। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते टाइम, मतलब ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यही हमारा LHS है। देखिए तो LHS में हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है उसको छोड़ करके यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स। तो 2 को छोड़ करके हम यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे 2 को छोड़ करके। तो 2 को छोड़ करके बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या हैं 1 3 4 5 6 7 8 9। 1 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने क्या सॉल्व कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमको ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है। तो ए डैश आपके पास निकला हुआ है और बी डैश भी निकला हुआ है, तो आप इन दोनों की वैल्यूज डायरेक्ट अब वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं उस क्वेश्चन में, क्योंकि हम ए डैश और बी डैश पहले फर्स्ट वाले पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हम RHS में
सीधे लिखेंगे ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब ए डैश मीन्स व्हाट, 13579 13579 यूनियन बी डैश मीन्स 14689 14689। तो अब अगर इन दोनों का यूनियन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, यूनियन में हम वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश। हमको ए डैश और बी डैश के सारे एलिमेंट्स को लिखना होता है, लेकिन किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखना है। जैसे 1 दोनों बार है, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसको लिखेंगे हम सिंगल टाइम। तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीन्स हमने ए डैश और बी डैश के सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, लेकिन किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखा। जैसे 9 दोनों में था तो उसको 2 बार नहीं लिखा, 1 दोनों में था तो उसको भी 2 बार नहीं लिखा, केवल सिंगल टाइम लिखना है। यूनियन में इस बात का ध्यान रखते हैं। तो ये हमने इसका यूनियन कैलकुलेट किया। अब आपको देख करके बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि LHS जो है उसमें 1 3 4 5 6 7 8 9 है, और RHS जो है इसमें भी 1 3 4 5 6 7 8 9 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS देयरफॉर हैंस प्रूव। तो इस तरीके से जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का वो भी प्रूव हो गया। मतलब हमने डी मॉर्गन्स के दोनों लॉज, डी मॉर्गन्स लॉज दोनों प्रूव कर दिए। व्हाट इज दोज लॉज कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन, सी हियर, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ दोज सेट्स, intersection of the complements of those sets, intersection of the complements of those sets, and intersection, complement of the intersection of two sets is equal to the union of their complements, union of their complements। तो ये हमने डी मॉर्गन्स के दोनों लॉज को यहाँ पर प्रैक्टिकली प्रूव करके देखा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फिनिश हो जाता है। नाउ सी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू मेक द वेन डायग्राम। हियर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.5, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको नीचे जो जितने भी दिए हैं इनके लिए हमको एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, और फिर उसके बाद में ए और बी उसी उन सेट्स को हम उसमें सर्कल के फॉर्म में डिनोट करते हैं। जैसे सपोज ये कोई रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल में क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ही ए और बी दोनों होते हैं, तो ये ए बनाया हमने और ये बी बनाया। ये मान लीजिए ए है और ये बी है, और ये जो पूरा रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम ए और बी का यूनियन जब निकालते हैं तो उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ए के भी एलिमेंट्स आ जाते हैं सारे, और बी के भी एलिमेंट्स सारे आ जाते हैं। तो हम उसको बोलते हैं यूनियन। लेकिन जब इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता है, जब इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता है तो मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट जो है वो पूरा वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं अगर इसको प्लॉट करूँगा तो कैसे प्लॉट होगा ये मैंने ए बनाया, ये मैंने बी बनाया, इनको मैंने नाम लिख दिया ए और बी। तो जैसा कि मैंने बोला आपसे कि ए यूनियन बी में जब ये बनता है, क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स मिला करके जो बनता है वो क्या कहलाता है, ए यूनियन बी कहलाता है। तो इसको छोड़ करके जो होता है वो ए यूनियन बी का डैश कहलाएगा। मतलब यूनिवर्सल सेट के बाकी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, ए यूनियन बी का
कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो जो शेडेड पोर्शन है ये क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, ये शेडेड पोर्शन जो है ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट डिनोट कर रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट डिनोट कर रहा है। और इसके साथ में मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो रहता है वो ए यूनियन बी के डैश के बराबर होता है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था। तो वेन डायग्राम में भी इसका वेन डायग्राम जो बनेगा वो बिल्कुल इसके जैसा ही बनेगा, जैसा ये बना है वैसा ही ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का भी डायग्राम बनेगा। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो जो शेडेड पोर्शन है वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को भी डिनोट करता है और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को भी डिनोट करता है, क्योंकि जब यहाँ यूनियन होता है तो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन आ जाता है कॉम्प्लीमेंट के बीच में। ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़ा था कि ये इसके बराबर होता है। दैट्स वाई दिस फिगर इज एप्लीकेबल फॉर दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। मतलब ये जो वेन डायग्राम है ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है और इसके लिए भी एप्लीकेबल है, ये दोनों को शो करता है। फर्स्ट और सेकेंड वाला पार्ट यहाँ पर हो गए, तो ये फर्स्ट और सेकेंड के लिए यही डायग्राम बनेगा। ऐसे ही आप इसको भी देख लीजिए थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ के लिए जो है वो सेम डायग्राम बनेगा, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन रहता तो इनके इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के साथ में यहाँ यूनियन हो जाता है। ये भी हमने डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़ा था। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को बताऊं तो ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या लिखते हैं, इसमें और इसमें जो कॉमन पार्ट है वो ए में और बी में दोनों में जो कॉमन है वो ये है, दोनों में कॉमन जो है वो ये है। तो इस वाले पार्ट को छोड़ करके बाकी का पूरा पार्ट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यहाँ ये ए था, ये बी था और ये यूनिवर्सल सेट था। तो इसमें हमने शेडेड पोर्शन क्या बताया था, यहाँ शेडेड पोर्शन जो था वो हमको डिनोट कर रहा था ए यूनियन बी को। ये शेडेड पोर्शन ए यूनियन बी को डिनोट कर रहा है और यहाँ का शेडेड पोर्शन जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को। क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में ए में भी जो है और बी में भी जो है वो हिस्सा इतना है सिर्फ इस डायग्राम का। तो ये ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट कर रहा है। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, ये हमने यूनिवर्सल सेट बनाया और इस यूनिवर्सल सेट के साथ में यहाँ हमने ए सेट बनाया और यहाँ हमने बी सेट बनाया और फिर इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या हम क्या देखते हैं, ये ए और बी के कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में मतलब इस वाले पोर्शन को छोड़ करके बाकी का पूरा पोर्शन अगर मैं शेडेड कर दूं, मतलब ए का भी ये वाला हिस्सा, बी का भी ये वाला हिस्सा शेडेड कर दूं और यूनिवर्सल सेट के भी बाकी का पूरा पार्ट शेडेड कर दूं, तो वो इन दोनों को क्लियर करता है। मतलब मुझे कैसे शेडेड करना होगा इसको, इस टाइप से। लेकिन मुझे क्या ध्यान रखना होगा, इस बीच वाले पोर्शन को छोड़ना है जो कि यहाँ पर शेडेड है, इसको छोड़ करके बाकी का पूरा पार्ट में शेडेड कर सकता हूँ। तो मीन्स जो बचा है खाली वो केवल ये वाला पार्ट है। तो ये आपको दिखना चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ कि इसको छोड़ करके बाकी का पूरा पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट
या A डैश यूनियन B डैश, इन दोनों का यूनियन जो कि शेडेड पोर्शन के बराबर हो जाएगा। तो ये A डैश इंटरसेक्शन B डैश के लिए भी यही अप्लाई होगा और A इंटरसेक्शन B के होल डैश के लिए भी यही अप्लाई होगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये इन दोनों के लिए वर्क करेगा, सेकंड और थर्ड और फोर्थ के लिए। तो ये हमसे जो नहीं है वो वाला पार्ट ये है, इसमें भी जो नहीं है वो ये वाला पार्ट है, और जो है वो ऊपर मैंने बना के बता दिया आपको दोनों। तो ये 4 फिगर्स में से जो एप्लीकेबल फिगर्स हैं वो ये दोनों होंगे। लेकिन चूंकि इसको समझने के लिए पहले ये और ये बनाना मुझे ज़रूरी था इन दोनों को समझने के लिए, तो इसलिए ये बनाए गए थे। नाउ यू मे eliminate this part. So these 4 questions are over related to question 5th. Venn diagrams are over. And thanks a lot for watching it till last, and subscribe it, like it and subscribe and share our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda as much as possible. Thanks.